हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स यहाँ से नहीं रहेंगे, ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड ही रहते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ पर सब चीजें आपने कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। और एक पेन पेपर लेकर बैठना, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ताकि कोर्स पता चले। और ज्यादा टफ क्वेश्चन इस चैप्टर के तो ऑफ कोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल आइडेंटिटी T's correctly expresses national income NNP at factor cost. GDP minus depreciation plus net factor income from abroad. NDPFC plus net income। देखो यार, कुछ ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए आपके लिए? पहले क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर होगा। हमारे पास में नेशनल इनकम निकालनी है हमें फैक्टर कॉस्ट पर। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीन कंपोनेंट्स हमारे पास में क्या क्या होने चाहिए। एक तो नेट हमें चाहिए, एक नेशनल चाहिए और एक फैक्टर कॉस्ट चाहिए, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर एनडीपीएफसी, ठीक है, एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीनिंग जो नेट इनकम हमें मिल रही है अब्रॉड टू अ डोमेस्टिक फिगर हम लेकर आएंगे एनडीपी, और यहाँ पर एक नेशनल फिगर में इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे किस पर थी, फैक्टर कॉस्ट पर थी। तो अगर हमें यहाँ पर ग्रॉस निकालना होता है, ठीक है, अगर हमें ग्रॉस निकालना होता है तो ठीक है, ग्रॉस तो आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, जैसे ग्रॉस जीडीपी हो गया। अब इसमें से हम अगर माइनस करें डेप्रिसिएशन को तो क्या बनता है, आपका नेट बन जाता है। अगर डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक में हमें क्या ऐड करना है, अगर हमने डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर दिया तो वो हमारे लिए नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट लेकर, ठीक है, हमें क्या करना है, अगर फैक्टर कॉस्ट में उसको कन्वर्ट करना है तो हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ये तीन चीजें याद रख लेना, आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या है, ग्रॉस को कन्वर्ट कर कर नेट में लेकर आना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अगर डोमेस्टिक में से यहाँ पर आपको नेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको एनएफआईए ऐड करना होगा। और अगर यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है आपको फैक्टर कॉस्ट में, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते थे आपके पास में, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग डेटा, जीडीपी एमपी 5000 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 800 है, सब्सिडीज 200 है, डेप्रिसिएशन 500 है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 150 है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 250 है। कैलकुलेट द नेशनल इनकम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन मेथड लगाओ। सिंपल सा है, नेशनल प्रोडक्ट है आपका फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है। तो एनएनपीएफसी क्या होगा आपका, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से हमें एक तो हमारे पास ग्रॉस से पहले नेट में आ जाओ, तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और फिर यहाँ पर आपको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड लेकर जानी है। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड लेकर आएंगे तो नेशनल बन जाएगा, और नेशनल के बाद में हमें फैक्टर कॉस्ट जो है उसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास मार्केट प्राइस दे रखा है, तो इसमें से हमें क्या करना है, एनआईटी को माइनस करना है। सिंपल है, याद हो गया। तो हमारे पास में अगर नेट फैक्टर फ्रॉम हमें इनकम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, फैक्टर इनकम जो आपको रिसीव हुई है फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम जो आपने पे करी है टू अब्रॉड। अब हमें कितनी रिसीव हुई है, 150, और हमने कितनी में पे की है, 250 यहाँ पर पे की है, राइट। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा -100, नेगेटिव में आ गया। अब यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस आपकी सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर हमें कितने दे रखे हैं, एक सेकेंड, 800 और 200, तो ये आपका आ जाएगा 800 माइनस 200, 600। क्लियर, इतना हो गया। अब आगे देखो, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यूज को हमें क्या करना है, अपना कैलकुलेट करना है, जो हमने कर लिया। नेट फैक्टर इनकम हमारे पास -100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास +600 करोड़ आए।
अब यहाँ पर हमें NNP FC निकालना है। तो हमारे पास में GDP एट मार्केट प्राइस कितना है, 5000 है। 5000 हमने ऐड किया, उसके बाद में 500 रुपए के डेप्रिसिएशन को माइनस करा, फिर हमारे पास नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव में आई है 100 रुपीज, उसको भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमारे पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो हमें माइनस करना ही था, तो वो हमारे पास 600 में है। तो यहाँ पर 5000 में से आपको कितना माइनस करना है, 600 600 1200 हो गया, तो 3800 आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा 3800 करोड़ रुपीस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बस इतना ही याद रखना जो आपको शॉर्टकट समझाया है कि अगर नेशनल है तो डोमेस्टिक है तो नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे बताओ। अगर डोमेस्टिक से नेशनल है तो NFIE ऐड कर देंगे। फिर अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट में आना है मार्केट प्राइस से तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होंगे हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। तो यहाँ पर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है अंडर द इनकम मेथड, तो आपको ये कैसे आंसर निकलेगा बताओ। ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, विंडफॉल गेन, इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय अ कंपनी। देखो, जब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम केवल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपनी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं करेंट अकाउंटिंग ईयर में वही ऐड करते हैं, ठीक है। और किस में ऐड करेंगे, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर इम्प्यूटेड रेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस का ये क्या है, एस्टिमेटेड रेंट, जो कि यहाँ पर हमारे ओनर खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब ओनर उसी घर में रहेंगे। तो कोई एक्चुअल मनी तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है कि फ्लो हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ओनर ने किसी और को रेंट दिया, लेकिन यहाँ पर ओनर एसेंशियली एक हाउसिंग सर्विस खुद को प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद की फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ नहीं रह रहे होते, उनको एक रेंट मिलता है यहाँ पर, अगर वो खुद नहीं रहते तो वो रेंट पर दे देते, और कोई यहाँ पर उनको रेंट पे कर रहा होता, एंड ये इससे क्या होता, या तो वो किसी और घर में रहते वहां रेंट देते, या इस घर में कोई इनको रेंट दे रहा होता। तो ये हमें एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सर्विस दिखा रही है, इसीलिए हम इसको ऐड कर कर चलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई सर्विस हमें इन रिटर्न नहीं मिल रही, ना कोई गुड्स मिल रहे, तो इसीलिए हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। विंडफॉल गेन अगर लॉटरी से हो रहे हैं, तो इनकम आपको अगर लॉटरी से, हॉर्स रेस से, इन सब से होती है, तो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हुई नहीं ना, आपकी इकोनॉमी में कोई भी वैल्यू ऐड हुई, तो इसीलिए हम इसको भी नहीं लेकर चलेंगे। अगर सेकंड हैंड गुड्स को हमने बेचा, तो जो वैल्यू इन गुड्स की थी वो ऑलरेडी हमने उस ईयर में कैलकुलेट कर ली होगी जब ये ओरिजिनली प्रोड्यूस हुए थे, इनका प्रोडक्शन हुआ था। तो इसीलिए अब हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करेंगे। तो कमीशन, ब्रोकरेज अगर हम ऐसी सेल्स में पे करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो हमारे लिए एक सर्विस कहलाएगा। अगर मान लो यहाँ पर होता कि सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड, ठीक है, या सॉरी, कमीशन बेस्ड कमीशन अर्न्ड ऑन सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो ऐसे में उसको हम ऐड कर कर चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहे कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनी ने पे किया है। देखो, कॉर्पोरेट टैक्स एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट का कंपोनेंट है, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं तो हम टोटल प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, और टैक्स यहाँ पर आपके पास में कंसीडर किया जाता है कि कंपनी ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर करा है, और ये सेपरेटली हम यहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पर हो गई, जैसे कि वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम हमारे पास इनकम हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की, जहां लेबर और कैपिटल हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो नेशनल इनकम हमारे पास में हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की तरह भी लिखते हैं, जिसमें कि हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस,
इसके अलावा यहाँ पर मिक्स्ड इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं एक बारी, जो चीजें मैंने बताई हैं थियोरेटिकल वे में लिखी हुई हैं। इन द प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड द टर्म डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड बाय। हमें यहाँ पर क्या करना है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। तो ये कब करेंगे हम? देखो डबल काउंटिंग होती कब है, जब किसी सिंगल प्रोडक्ट की वैल्यू हम मोर देन वंस यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जब अलग अलग प्रोडक्शन की स्टेजेस चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर व्हीट हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ व्हीट हमने तब भी ले ली जब हमारे पास में हमने इसका आटा बनाया, और वैल्यू हमने जब ब्रेड बनाई तो उसकी भी सेपरेटली ले ली। तो यहाँ पर व्हीट हमारा 3 बार कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे डबल काउंटिंग को हमें अवॉइड करना होता है। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं ताकि हम यहाँ पर इसको अवॉइड करें। पहला तरीका है वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। अब वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा, देखो यहाँ पर हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में आप केवल जो वैल्यू एड हो रही है वही लेकर चलोगे। मतलब आउटपुट यहाँ पर जो वैल्यू आई और जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उनको आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे। मीनिंग वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू, एक सेकेंड, of output minus intermediate consumption। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका कौन सा है, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। गाइज ये ना मैंने आपको बोला था मैं एमसीक्यू बैच लेकर आऊंगी, जैसे पेड बैचेस होते हैं एमसीक्यू के, तो मैं ये बिल्कुल प्रॉपर पेड बैच वाली ही लेवल लेकर आई हूँ। कुछ लोगों को लगता है मैं कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझा देती हूँ, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अब उनको रिवीजन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहा है अलॉन्ग विद यू गाइस। तो दोनों तरीके से आप इसे ले सकते हैं, मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं और लर्निंग बैच की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 वैल्यू एडिशन हो रही है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं मार्केट वैल्यू हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि हम अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। हम किसको सेल कर रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, और जितने प्रीवियस ट्रांजेक्शंस थे हमारे उनको हम अवॉइड कर देंगे रॉ मटेरियल के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर इसमें होगा सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला ही लिखा है, बस अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है, तो यही आपको कंफ्यूज कर देगा अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे। तो हमारे पास में पहला बोल रहे हैं एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन द इकोनॉमी, तो ये तो डबल काउंटिंग कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, ये बोल रहे हैं यूजिंग द इनकम मेथड टू वेरीफाई द रिजल्ट्स, तो ये हमें सेम रिजल्ट देगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, डबल काउंटिंग का कुछ नहीं है इसका। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमारे पास क्या आता है, रीसेल या रॉ मटेरियल हमारे सेम ईयर के जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं, और फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको हम अपनी नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है अलग अलग सेक्टर्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है या नहीं दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आपको जीवीए एट एमपी मिल पाए, ग्रॉस वैल्यू एट एडेड प्राइसेस, यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको एट मार्केट प्राइस मिल पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ड्राइव फ्रॉम पर्सनल इनकम बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगर मुझे पर्सनल इनकम यहाँ पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ड्राइव करनी है पर्सनल इनकम से, तो क्या चीज मुझे सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या दिखाती है, एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट किसकी, जो हाउस होल्ड यहाँ पर आपके और जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके लिए अवेलेबल है कि वो इनको स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, या तो इनको सेविंग कर सकते हैं। कब, जब इनके मैंडेटरी लीगल ऑब्लिगेशंस जो गवर्नमेंट के लिए है, मीनिंग टैक्सेस जो इनको पे करने हैं वो सब ये कर चुके हैं। तो पर्सनल इनकम अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से, पीडीआई से हम कैसे निकालेंगे,
हमें यहाँ पर पर्सनल इनकम क्या है, इनकम जो एक्चुअली हमने रिसीव की, ठीक है। तो इसमें से हमें जो पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो माइनस करने हैं, और हमें यहाँ पर मिसलेनियस रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट की, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फी, फाइन्स, पेनल्टीज, जो इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उन्हें माइनस करना होगा। तो ए आपका आंसर बन जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, पीडीआई इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस मिसलेनियस फीस और आपका जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीआई को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। हो गया इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ये सेविंग्स है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की, और कॉर्पोरेट टैक्सेस यहाँ पर जो पार्ट होते हैं प्रॉफिट का, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं आते हैं। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं, हमें यहाँ पर इनको देयरफॉर यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये हमारे पहले ही सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं जब हमें इनकम मिली उससे पहले पहले। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमारे जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एट द सोर्स उसमें से हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है। ये इनकम नहीं बनाते इंडिविजुअल की। इसके बाद में ट्रांसफर पेमेंट्स जो हैं इनको हमें ऐड करना होता है। क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ताकि हमें पर्सनल इनकम पता चल सके ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें वो पैसा रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिविजुअल रिसीव करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्सेस हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम, टोटल इनकम जो मुझे सभी सोर्सेस से मिल रही है, प्रोडक्टिव और ट्रांसफर्स, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए। और पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस एंड फाइन्स। नेक्स्ट आ जाओ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट दे रखी है और डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब आपको आंसर बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, हमारे पास में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट का, फिर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डीसीएफ जीडीसीएफ, फिर यहाँ पर हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, है ना। तो यहाँ पर एक्स से भी शो करते हैं इसको, ई की जगह एक्स से शो कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, सबसे पहले तो हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है, ठीक है, हमें गवर्नमेंट का दे रखा है, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट करना होगा, ग्रॉस में। तो अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है, तो ग्रॉस निकालना होगा तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट हमें कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, और डेप्रिसिएशन हमें 200 दे रखा है, तो ये आ गया 700, ठीक है। अब ऐड करते हुए चले जाओ फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारे पास कितना होगा, 2000 प्लस 1000 प्लस 700 माइनस 100। अब माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है, मतलब हमारा टोटल इंपोर्ट हुआ होगा नेट, ना कि एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 3700 में से 100 गए 3600, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि एनडीपी एमपी निकालना है, तो आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे निकलता आपका, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस एनडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी इतना है, जीडीपी डिफ्लेटर इतना है, रियल जीडीपी कितना होगा, ये तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो हमें 120 दे रखा है, ये 1200 दे रखा है, और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया 10 और 1000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता था, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो आपकी एक ईयर में प्रोड्यूस होंगी, और इनको हम करेंट ईयर प्राइसेस पर लेकर चलेंगे, जिसमें कि इन्फ्लेशन हमारा इन्वॉल्व रहता है। तो ये इंक्रीज क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा
और इसलिए भी क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। रियल जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कि हमारी बेस ईयर प्राइस से हम लेकर चलते हैं, और यहाँ पर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है, तो ये आपका केवल तभी बढ़ेगा जब एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ा होगा। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? लेवल ऑफ प्राइसेस बताता है हमारे सभी न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered the best indicator of economic growth of a country over the time? Growth in nominal GDP, real per capita income, money supply, foreign exchange reserves and stock market indices। तो देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, रियल पर कैपिटा इनकम। क्यों? क्योंकि जो बाकी हमारी एस्पेक्ट्स हैं वो केवल यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बता रही हैं, लेकिन जब हम बात कर रही हैं रियल पीसीआई हमारा क्या है, तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों हमें बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो रियल की बात हो रही है, तो रियल का मतलब क्या हो गया? अगर नॉमिनल पर कैपिटा इनकम दे रखा होता तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, ये हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। हम प्राइस चेंजेस यहाँ पर एक्चुअल वाले देख रहे हैं, तो ग्रोथ हमें एक एक्चुअल इंक्रीज बता रही है वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है, रेदर देन जस्ट राइजिंग प्राइसेस। और एडजस्टमेंट जो पॉपुलेशन के लिए हो रही है, ठीक है, कि भाई हमारी इनकम कैसी है, तो टोटल इनकम हमने कैसे डिवाइड की होगी? टोटल इनकम हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड की होगी, तो हमें कहीं ना कहीं कंट्री का अगर जीडीपी 5% ग्रो कर रहा है, तो ये समझ में आया कि पॉपुलेशन की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल जो टॉप पर बैठे लोग हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज हुई है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें पता चल रही है बेटर प्रॉक्सी है एवरेज वेलफेयर किसी भी सिटीजन का, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है टोटल जीडीपी या टोटल जीएनपी क्या है उसके कंपैरिजन में। समझ में आ गया? तो जीएनपी यहाँ पर एक हाई नॉमिनल जीएनपी का मतलब क्या है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो चुके हैं, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है। हाइपर इन्फ्लेशन कैसे पता चल सकता है? अगर ग्रोथ हुई है नॉमिनल जीएनपी में। मनी सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि लिक्विडिटी बता रहा है कंट्री में कितनी है। अगर एक्सेस ग्रोथ होगी मनी सप्लाई में तो एक करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगा प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, हमारे यहाँ इनवर्ड रेमिटेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, हमारी एबिलिटी की हम पे कर पाए इंपोर्ट या डेट्स के लिए वो यहाँ पर इंप्रूव हुई है। लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसा है वो हमें अभी भी नहीं पता चल रहा। हो सकता है केवल हमें यहाँ पर से लोग बाहर काम कर रहे हैं तो इनवर्ड रेमिटेंसेस आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, या फिर हमारी आरबीआई ने डिसाइड करा कि अभी थोड़ा ज्यादा डॉलर खरीद कर रख लेते हैं, तो ये तो नहीं बता पाएगा। और स्टॉक मार्केट यहाँ पर अगर आपके हाई जा रहे हैं तो सेंटीमेंट ऑफ प्रॉफिट बता रहा है लिस्टेड कंपनीज का, जो कि केवल एक छोटा सेगमेंट है इकोनॉमी का, पूरी इकोनॉमी को कवर नहीं कर रहे हैं, तो ये वॉलेटाइल होते हैं और यहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी से थोड़े डीकपल हो जाते हैं टाइम्स। जैसे इलेक्शन के टाइम हमने देखा था एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर गया और आज तक उन रेट्स पर स्टॉक पहुंचे नहीं है जो तब थे। ठीक है, तो रियल जीडीपी हमें क्या बताता है? टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम हमें बताता है। रियल जीडीपी टोटल प्रोडक्शन वैल्यू बताता है, वॉल्यूम बताता है, तो वॉल्यूम बताएगा वैल्यू नहीं, ठीक है, गलती से वैल्यू निकल गया था मेरे मुंह से, तो यहाँ पर हम इग्नोर करते हैं पॉपुलेशन साइज। फिर रियल पीसीआई अगर देखना है तो एवरेज इनकम पर पर्सन पता चलती है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और नॉमिनल जीडीपी है तो वैल्यू करेंट प्राइसेस पर पता चलती है, तो ये हमारा इन्फ्लेशन की वजह से डिस्टॉर्ट कर देता है चीजों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस प्लस सेल्स, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या आंसर होगा इसका? देखो, प्रोडक्ट वैल्यू मेथड में जो वैल्यू होती है आउटपुट की वो टोटल मार्केट वैल्यू हमें बताती है यहाँ पर सभी गुड्स और सर्विसेज की जो कि किसी एंटरप्राइज ने प्रोड्यूस करे थे ड्यूरिंग यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर, रिगार्डलेस कि वो हमारे सेल हुए थे या होल्ड किए हमने इन्वेंट्री में। तो कंपोनेंट समझते हैं, सेल्स अगर हो रही है तो वैल्यू हमें गुड्स और सर्विसेज की पता चल पाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली जो हमने कंज्यूमर्स को बेची है अदर फॉर्म्स को या फिर गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द पीरियड। और अगर स्टॉक में चेंजेस आए हैं तो जो कि हमारे पास सब कुछ सेल हुआ है विद इन द सेम ईयर, ऐसा तो है नहीं,
कुछ सामान हमारा पहले सेल हुआ होगा, कुछ बाद में हुआ होगा, तो प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है कि पहले हमारा वेयर हाउस में ही था। तो यहाँ पर हम केवल चेंज इन स्टॉक देखते हैं, और चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज हमारा स्टॉक में। तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आपको सेल्स समझ में आ गई ना, कि हमारे पास में अगर हम बात करें सेल्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और तो नहीं समझाना इसमें। ट्रांसफर अर्निंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैक्टर इनकम रेफर्स टू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में ये पूछ रहे ट्रांसफर अर्निंग्स होती क्या है। ऑप्शन फटाफट से खुद से पढ़ो ताकि खुद से यहाँ पर दिमाग भी लगाओ। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि भाई टोटल अर्निंग्स, ठीक है, ट्रांसफर अर्निंग सॉरी, तो ट्रांसफर अर्निंग्स कैसे निकालेंगे। टोटल अर्निंग्स किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या होंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल। इनको हम दो पार्ट्स में ले जाएंगे, एक होगा ट्रांसफर अर्निंग्स और एक होगा इकोनॉमिक रेंट। तो ट्रांसफर अर्निंग क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पर एक फैक्टर की, एक यहाँ पर अमाउंट जो कि फैक्टर ने अर्न किया होता अगर उसने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लिया होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फैक्टर हमारा पे नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पता है ना क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चाहती मैं तो कुछ अपना मस्ती वस्ती कर लेती, कुछ और काम कर लेती, कुछ भी कर सकती थी XYZ। ठीक है, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई जो मैंने गिव अप कर दी, और जो आपको पढ़ा रही हूँ वो रियल इनकम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रांसफर अर्निंग्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक फैक्टर की। तो अमाउंट जो कि एक फैक्टर अर्न कर सकता था अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव में, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में एक्चुअली। तो अगर फैक्टर यहाँ पर पे नहीं करता है इतना अमाउंट इन इट्स करेंट जॉब, तो वो ट्रांसफर करेगा टू अदर यूज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अभी 100,000 रुपीज यहाँ पर अर्न करते हैं, लेकिन ये 80,000 यहाँ पर अर्न करते अगर ये डेटा एनालिस्ट बन जाते, जो कि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था। तो जो ट्रांसफर अर्निंग है वो 80,000 रुपए हो गई, जो मिनिमम यहाँ पर इनको बेसिकली टेक इंडस्ट्री में रखती, और एक्चुअल अर्निंग इनकी कितनी है, 100,000 है। तो इकोनॉमिक रेंट क्या हो गया आपका, 20,000 रुपए हो गया, इनके बीच का डिफरेंस। आगे समझ में। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफर अर्निंग हमारी इसमें क्या होगी, तो मिनिमम इनकम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कीप अ फैक्टर इन इट्स करेंट यूज। ओके, तो इन टेक इंडस्ट्री में इनको रखने के लिए मिनिमम 80,000 तो आपको पे करने ही होंगे, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर हम पहला ऑप्शन क्या है, इनकम अर्न बाय अ फैक्टर इन इट्स करेंट यूज, तो ये टोटल अर्निंग बन गई। फिर ये बोल रहे हैं सरप्लस अर्न बाय अ फैक्टर ओवर इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक्चुअल अर्निंग में से अगर मैंने ट्रांसफर अर्निंग्स को माइनस करा तो मुझे क्या मिलता है, इकोनॉमिक रेंट मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट का डेफिनेशन हो गया। इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर अर्निंग अलग है और ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, सब्सिडीज, गिफ्ट्स, जो कि शायद काफी लोगों ने यहाँ पर अपना आंसर मार्क भी किया होगा। डोमेस्टिक इनकम सेंट अब्रॉड, ये हमारे पास रेमिटेंसेस होते हैं, जो कि कंपोनेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following mathematical identities correctly express national income NNP factor cost पर national income भी कहलाती है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो नेशनल इनकम जिसको हम NNP बोलते हैं, वो हमारा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें इंश्योर करनी है कि सारी चीजें हमारे पास हो। तो सबसे पहले तो ग्रॉस से नेट निकाला जाएगा, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है कहीं पर, यहाँ पर हो रहा है। फिर हमें ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम, ताकि हमें नेशनल प्रोडक्ट मिले डोमेस्टिक से। तो डोमेस्टिक पर आने के लिए नेट फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पर अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर हो रहा है ऐसा, एक सेकेंड, ओके के ऑप्शन में ना एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर आपके पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको या तो ऐसे कर लो, ठीक है, तभी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, NDPFC लिखा हुआ है, ओके ओके, सॉरी, एग्जाम में भी ऐसी कंफ्यूजन हो जाएगा।
तो एनडीपीएफसी जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनडीपीएफसी आपका कैसे आएगा, तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए ग्रॉस को आपने नेट में कन्वर्ट करा, ठीक है। और यहाँ पर वो हमारे पास कैसे होगा, ग्रॉस से नेट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर कर, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, मैंने क्या गड़बड़ की वो भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन द फॉलोइंग डेटा इन करोड़ रुपीस, जीडीपी एमपी दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब यहाँ पर आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगना चाहिए, एनएनपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस पर डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड कितनी होगी हमारे पास, इनका डिफरेंस हो गया -50, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में 800 में से 200 गया 600 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके ये -100 है, आज मेरा क्या ही दिमाग हो रखा है। ओके ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं ना। एज पर द इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स लिस्ट which of the following are included in the estimation of national income। गाइस यहाँ पर ना आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम, फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फैक्ट्री, इसके बाद में बोल रहे हैं रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, इसके बाद में बोल रहे हैं मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल रेजिडेंट फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रॉड या सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ हाउसवाइफ। तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो हमसे पूछा गया है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लिस्ट में हमारे पास में क्या इंक्लूड होना चाहिए जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं। देखो हमें समझना होगा यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर ज्योग्राफिक वर्सेस इकोनॉमिक टेरिटरी का हमारा डिफरेंस बन रहा है। मीनिंग फॉरेन एम्बेसीज अगर लोकेटेड है इंडिया में तो वो फिजिकली हमारे बॉर्डर्स के अंडर है, लेकिन लीगली वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है ना, क्योंकि वो किसका पार्ट है, अपनी होम कंट्रीज का। तो इसीलिए जो ओनर है ऑफ द बिल्डिंग इन एन इंडियन, वो कौन है, वो इंडियन रेजिडेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑफिस किसका है, फॉरेन एम्बेसी का है। तो रेंट जो एम्बेसी पे कर रही है वो क्या है, एक पेमेंट है एक प्रोडक्टिव सर्विसिंग के लिए जो कि इंडियन रेजिडेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड की है, और क्योंकि अर्न की गई है बाय रेजिडेंट फ्रॉम आउटसाइड, तो आप क्या देखेंगे, अब क्योंकि यहाँ पर ये किसी रेजिडेंट ने आउटसाइड से अर्न की है ना, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये हमारी नेशनल इनकम में बनेगी एज द पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा फिर क्या एक्सक्लूड हो रहा है, फाइनेंशियल हेल्प अगर सुनामी विक्टिम्स को की, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, हम ग्रांट दे रहे हैं, वन वे पेमेंट है जो कि चैरिटी में की गई है या फिर यहाँ पर रिलीफ दिया गया है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस हम रेंडर नहीं कर रहे। अगर एक्सपेंसेस हुए ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फैक्ट्री तो वो हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंडर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आ गए, तो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में ऑलरेडी हमारी ऐड हो जाएगी जो कि फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं, तो ये यहाँ पर सेपरेटली क्या करेगी, डबल काउंटिंग में चली जाएगी। इसके बाद में मनी रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रॉड, अब ये हमारे पास में क्या है, ये एक प्राइवेट रेमिटांसेस हैं, जो रेमिटांसेस हमारे ट्रांसफर पेमेंट गिफ्ट के अंडर आते हैं और इन्हें हम फैक्टर इनकम की तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि सन की जो प्रोडक्टिव सर्विस है वो नेशनल इनकम में जहां पर वो काम करते हैं वहां ऑलरेडी आपकी ऐड हो चुकी है। एंड सर्विस रेंडर्ड बाय अ हाउसवाइफ, देखो ये नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, कैसा है, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, ये वैल्यूएबल है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो हमें नहीं पता चल पाएगी एक्यूरेटली कितनी है। नेशनल इनकम केवल वो सर्विसेज लेता है जो कि मार्केट में एक प्राइस के लिए यहाँ पर एक्सचेंजेबल होती हैं। इम्प्यूटेड रेंट जो था केवल वही एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन ऐसा नहीं होगा। ओके,
तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर ब्रोकरेज मिलेगा सेकंड हैंड गुड्स पर ऐड होगा, अगर ओल्ड एज पेंशन है तो नहीं ऐड होगी, अगर रिटायरमेंट पेंशन है इंक्लूड होगी। रिटायरमेंट पेंशन क्यों इंक्लूड होगी? क्योंकि कॉम्पनसेशन है एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है पब्लिक डेट के ऊपर तो एक्सक्लूड होगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारा लोन पर दिया गया है फॉर कंजम्पशन, ना कि प्रोडक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। इफ द नॉमिनल इनकम इतना है और रियल जीडीपी इतना है, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, कैसे निकालोगे? 1200 अपॉन 1000 इंटू 100, आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। सो बी विल बी योर आंसर। तो अगर एक जीडीपी डिफ्लेटर 120 का है तो इसका मतलब क्या होगा? प्राइस लेवल 20% बढ़ी है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकता है कि एक जीडीपी डिफ्लेटर 120% है, यहाँ पर 120 है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर जो आपकी प्राइस लेवल है वो बेस ईयर से 20% बढ़ी है, ताकि हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करें, जहां पर डिफ्लेटर हमारा 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। ये भी दिखा रहे हैं कि जो वैल्यू है प्रोडक्शन की करेंट प्राइस की वो 1200 करोड़ है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दें तो वो केवल 1000 करोड़ बचेगा।